The eldest martial sister gave up treatment अध्याय 1031 से लेकर 1040 तक। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1031। उद्धरण चिन्ह। आसपास के खेत शांत हैं और कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा है। हर कोई बाय लियान के अगले कदम का इंतजार कर रहा है, जिसमें राक्षस राजा और शून्य में छिपे हुए अलौकिक दानव भी शामिल हैं। ये दूसरी बार है। जब मैं दमांग पर्वत पर था तब भी आपने मुझे कुछ न करने की सलाह दी थी। मोजुन ने शांति से कहा, वो बहुत खतरनाक है। वो जू पैन को धोखा दे सकती है। कौन गारंटी दे सकता है कि उसने इसमें आपको और मुझे नहीं गिना? आप बहुत सतर्क हैं। सावधान रहो, कोई बड़ी गलती नहीं है। तुम और मैं यहाँ पर लोक स्मारक ढूंढने आए थे। चून की स्मारक वहां है ही नहीं, इसलिए उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यही देखते रहो। मोजुन ने अपनी आस्तीनें उचकाते हुए कहा, इसे मत देखो, अगर उसे पता चल गया तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। छोड़ो इसे, चलो आज तुम्हारी बात सुनते हैं। उस दिन राक्षस का कुरूप चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। उन्होंने बुदबुदाया, मृत्यु के बाद का स्मारक ताइक्सुआन दाओमेन में क्यों नहीं है? यह अजीब है। दोनों एक के बाद एक छाया में गायब हो गए। इस समय बाय लियान चांग दी जी के पास गया। लड़की ने अपना सिर उठाया और कहा, सावधान रहो। बाय लियान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उस मुस्कान में आधी गर्मजोशी और आधी आत्मविश्वास था। चिंता मत करो, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं खुद जाकर राक्षसों को मार डालूंगा। जो काटा गया वह मानव चेहरे वाला राक्षस शरीर था, और जो हटाया गया वह हृदय से राक्षस था। शाम की हवा से यह ध्वनि हर जगह फैल गई और हर कोई इसे सुन सकता था। राक्षसों का वध और राक्षसों का उन्मूलन। दानव भगवान, जिनकी आकृति अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, रुके, शब्द को चबाया, अपने सामने खड़े अलौकिक दानव को देखा, अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ना जारी रखा। ताइक्सुआन दाओमेन उबला हुआ। राक्षस शब्द ने कई लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई। जब बाय लियान लिंगजियान दाओवादी की ओर बढ़ी तो किसी ने उसे तुरंत रोक दिया और गहरी आवाज में कहा, फेरी बाय लियान, ये ताइक्सुआन दाओमेन है। बाय लियान ने शांति से कहा, मुझे पता है। यह है। उस आदमी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पैर कांपते रहे। वह अपनी साफ आंखों से कुछ भी नहीं पढ़ सका। काफी समय बाद उसे लगा कि उसकी आत्मा जमने वाली है। जू पेन पहले से ही एक राक्षस जितना मजबूत है, वह बाय लियान का विरोध कैसे कर सकता है जो उससे अधिक शक्तिशाली है? थप्पड़। अंततः उसका हाथ नीचे हुआ और वह बाईं ओर आधा कदम पीछे हटा, फिर बाय लियान को निराश होकर दूर जाते हुए देखने लगा। अतीत की शिकायतों और शिकायतों का आज भुगतान किया जाता है। दा। ये ताइक्सुआन दाओमेन के खंडहरों पर बाय लियान के छोटे जूतों के चलने की कर्कश ध्वनि है। यह मौत की घंटी की तरह था, जो हर किसी के दिल पर बार बार धड़क रही थी। कोई भी खड़ा नहीं हुआ, और जब बाय लियान पास आया तब भी वे लोग जानबूझकर एक कदम पीछे हट गए। बहुत ठंड है। बाय लियान का शरीर स्पष्ट रूप से आग की लपटों से जल रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में हो। यह कोई भ्रम नहीं है। जब बाय लियान सैंडाई के पास पहुंचा तो आसमान में सचमुच भारी बर्फबारी शुरू हो गई। भारी बर्फबारी ने जल्द ही ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय के अधिकांश घृणित लोगों को दफना दिया, और ताओवादी मास्टर लिंगक्सियन की पहले से ही पीली दाढ़ी और बालों को और भी सफेद कर दिया। कृपया पहले भेजें। बाय लियान को किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने रोक दिया। लड़की पहले की तरह शांत थी, हालांकि अब उसके शरीर में दर्द हो रहा था, फिर भी वह बहुत शांति से चल रही थी। उसने और किंगक्सुआन जियानजोग ने एक दूसरे को देखा, और वे उनकी आंखों में कोई रियायत नहीं देख सके। उसने शांति से कहा, किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय भी मुझे रोकना चाहता है। तलवार की तरह तेज। किंगक्सुआन जियानजोग, जो तलवार चलाने के अभ्यास में पैदा हुआ था, ने इसे अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसके होंठ काफी देर तक हिलते रहे, लेकिन अंततः वह पीछे हट गया। मैं चांग दीजी की रक्षा के लिए सम्राट बाय लियान से विनती करता हूं, और ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय के पूर्वजों की कब्रों को नष्ट न करें। किंगक्सुआन जियानजोग ने अपना सिर नीचे झुका लिया। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक था। वह इतना घमंडी था कि अपने मालिक के सामने कभी अपनी गलती नहीं मानता था। शायद इसी कारण मास्टर को लगा कि वह पर्याप्त शांत नहीं है। अब उन्होंने ताइक्विंग दाओमेन की स्थापना की, लेकिन आखिरकार वे ताइक्सुआन दाओमेन के सदस्य हैं। अच्छा है। बाय लियान किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय के पास से गुजरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस मुद्रा में ताइक्सुआन दाओमेन आएगी और फिर से ऐसे लिंगजियन ताओवादी से मिलेगी। बूढ़ा आदमी, कब्र का पत्थर, मुस्कुराया।
बाय लियान के मुंह के कोने पर भी मुस्कान आ गई। मास्टर लिंगजियन, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना जारी रखना चाहते हैं? मास्टर लिंगजियन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट थी। काफी देर बाद उसे कुछ याद आया। उसने बाय लियान की ओर इशारा किया। जुआ, शर्त मत लगाओ, शर्त मत लगाओ। मेरे साथ शर्त लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? मैं ताइक्सुआन दाओमेन का ताओवादी गुरु हूँ। मैं अपने गुरु द्वारा चुना गया ताओवादी गुरु हूँ। इस पद पर बैठने के लिए मुझसे अधिक योग्य कोई नहीं है। तुम नहीं कर सकते, किंगक्सुआन भी ऐसा नहीं कर सकता। केवल मैं ही ताइक्सुआन दाओमेन को अनंत काल तक ले जा सकता हूँ। तुम चींटियां अभी भी क्यों देख रही हो? तुम जल्दी क्यों नहीं आती और इस पागल औरत को फांसी देने के लिए जेल ले आती हो? जैसे ही उसने यह बात कही, ताओवादी लिंग जियान गुस्से से दहाड़ा। लेकिन अब कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था, यहां तक कि उनके कट्टर समर्थक भी इस समय कठोर हृदय वाले थे। ताओवादी लिंगजियन खड़ा हुआ और लापरवाही से शाप दिया, कमीने, तुम कमीने, एक ताओवादी गुरु के रूप में मेरे आदेश की अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हा, मैंने वास्तव में गलत कीमत चुकाई है। वैसे भी चूंकि तुम मुझे धोखा देते हो, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। मैं यहाँ जियानजी को आकार दूंगा, मैं यहाँ तुम गद्दारों को मार डालूंगा, और फिर एक नया ताइक्सुआन दाओमेन बनाऊंगा। वह हंसा, और उसके चेहरे पर खून की लकीरों ने अंततः उसे बांध दिया, जो दूर से देखने पर जंजीरों जैसी लग रही थी। बाय लियान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अब और नहीं रुकी, और एक विशाल शक्ति के साथ, जिसकी तुलना 9 क्लेशों वाले सेंक्सियन से की जा सकती है, उसने ताओवादी लिंगक्सियन के शरीर को एक अजगर की तरह भेद दिया। खून पूरी तरह से वाष्पित हो गया था। ताओवादी लिंगजियन की छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया, लेकिन वह अभी भी हंस रहा था, और जितना अधिक वह हंसता था, उसके मुंह में उतना ही अधिक खून आता था। मुझे इस तरह मारना नामुमकिन है। शू पेन ऐसा नहीं कर सकता, और तुम भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी आत्मा को पहले ही वुशियांग हुओफेंगजोग की आत्मा के साथ मिला दिया है। वरना तुम्हें क्या लगता है कि वुशियांग हुओफेंगजोग इतना आसान क्यों है? टूटा हुआ। जब तक तुम असली रास्ता नहीं निकाल लेते, तुम मुझे पूरी तरह से नहीं मार पाओगे। उसका शरीर लगातार मुड़ता रहा और अंततः पूरी तरह से काला हो गया, यहां तक कि अग्नि फीनिक्स की आग भी काली ज्वाला में बदल गई। इस समय ताओवादी लिंगजियन वास्तव में शैतान के रास्ते में पड़ गया है, और वह अलौकिक राक्षसों से भी अधिक भयानक दिखता है। बूढ़े दाओवादी लिंग जियान, आप यहाँ क्या हो रहा है? सेंडाई की ओर से अनगिनत नारे गूंज रहे थे। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग भ्रमित हैं। केवल बाय लियान कई हिंसक छाती उछालने के बाद शांत हो गया। वह काली धुंध में थी, शांत थी, मानो वह किसी हरे रंग की यात्रा पर हो। जब तक यह असली दाव है, क्या यह आपको मार सकता है? मास्टर लिंग जियान जोर से हंसे, ताओ, ये बहुत रहस्यमय है। बाय लियान थोड़ा मुस्कुराई, तो जैसी आपकी इच्छा। अध्याय 24 फूलों और नशे से भरे घर में 3000 मेहमान। 5.5 के गुजियांग हुओफेंगजोग की हथियार आत्मा साधारण हथियार आत्माओं से अलग है। ये परी हथियार के स्वामी की गर्मी के तहत पैदा हुई एक अर्जित आत्मा नहीं है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1032। यह अग्नि फीनिक्स की आत्मा थी जिसे शिल्पकार ने अमर हथियार बनाते समय सील कर दिया था। अग्नि फीनिक्स की आत्मा चरणहीन अग्नि फीनिक्स घंटी की शक्ति को अधिकतम कर सकती है, लेकिन अत्यधिक विनाश का पीछा करते हुए, ये चरणहीन अग्नि फीनिक्स घंटी को बेहद अस्थिर भी बना देती है, क्योंकि इसने कभी भी वुशियांग हुओफेंगजोग को अपना घर नहीं माना है। जिस दिन से इसे सील किया गया था, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य फेजलेस फायर फीनिक्स बेल की बेड़ियों से छुटकारा पाना था। लेकिन ये स्पष्टतः कोई सरल मामला नहीं है। परी हथियार का एक स्वामी होता है, और एक हथियार आत्मा के रूप में उसके लिए स्वामी को निगलना असंभव है। वह केवल प्रतीक्षा कर सकता है, राख से पुनर्जन्म लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है। तब हजारों साल बीत गए हैं। 10,000 वर्ष बीत चुके हैं। लिंगजियन नाम का एक आदमी उसके सामने चला। अग्नि फीनिक्स की आत्मा एक नजर में देख सकती थी कि शांत और भारी आदमी विकृत इच्छाओं से भरा था। वे इच्छाएं लगातार आपस में गुंथी रहती हैं, और अंततः एक राक्षस का रूप ले लेती हैं। लेकिन मुझे कहना होगा कि यह हृदय दानव काफी शर्मनाक है। इसकी इच्छाशक्ति लिंगजियन के जुनून के सामने कोई मुकाबला नहीं है। अग्नि फीनिक्स की आत्मा के पास हमला करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यह अभी भी चीजों की कठिनाई को बड़ा चढ़ाकर बताता है। ये किंगशान को देखने नहीं जाता, किंगशान इसे खोजने की पहल करता है। कई उतार चढ़ाव के बाद इसने सफलतापूर्वक लिंगजियान की रेखा पकड़ ली। वह जानता था कि लिंगजियन इसका उपयोग करना चाहता था,
यहाँ तक कि इसे निगलना चाहता था, इसे बदलना चाहता था और वुजियांग हुओफेंगजू को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था। बहुत अच्छा, इसका भी विचार कुछ ऐसा ही है। जहां तक परिणाम की बात है, नश्वर संसार में रेंगने और लौटने वाली चींटियां अमर प्राणियों के वास्तविक तरीकों को कैसे समझ सकती हैं? इस नाटक में वास्तव में वही है जो अंत में हंसता है। चिरप फेंगमिन ताइक्सुआन पर्वत। स्पष्ट चहचहाहट की ध्वनि आकाश में गूंज उठी और एक पल में सुस्त ताइक्सुआन दाओमेन उबल पड़ा। सेंडाई के चारों ओर से अनगिनत गहरे लाल रंग के घोड़े निकले और वे एक दूसरे में गुंथकर आकाश में चक्कर लगाने लगे, जिससे चारों दिशाओं में एक विशाल जाल बन गया। पूरा विश्व विभाजित है। ऐसा लगता है कि ताइक्सुआन दाओमेन को अकेले ही एक अलग स्थान पर ले जाया गया है। सिर के ऊपर जो ढका हुआ है वह नीला और काला सितारा गुंबद नहीं है, बल्कि रंगीन प्रेत रात है। एक अदृश्य शक्ति के समर्थन के तहत ताओवादी लिंगजिन ने बाय लियान की बेड़ियों से छुटकारा पा लिया और हवा में तैर गया। एक समझदार व्यक्ति ने तुरंत ही इस असामान्यता को पहचान लिया। उदाहरण के लिए किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय, क्या ये परी घंटी में अग्नि फीनिक्स है? उन्होंने तलवारहाट डोमेन की स्थापना करने में जल्दबाजी की और पूरे ताइक्सुआन दाओमेन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के तहत आश्रय दिया। हुओफेंग, जिसने ताओवादी लिंगजिन के शरीर पर कब्जा कर लिया था, बेतहाशा हंसा। ये सही है, ये देखते हुए कि आपने और अन्य चींटियों ने पूरे दिल से मेरी सेवा की है, आज मैं केवल ताइक्सुआन दाओमेन को नष्ट कर दूंगा और मैं आपके जीवन को बख्श दूंगा। किंगक्सुआन जियानजोंग का चेहरा धुंधला और अनिश्चित था। यहां तक कि बाय लियान भी थोड़ा उलझन में था। क्या स्थिति है? क्या आप यहाँ पागल नहीं हो गए और दावा नहीं कर रहे कि केवल दाओ ही आपके अपने लिंगजियन ताओवादी को मार सकता है? अरे, लोगों का क्या? ताओवादी लिंगजियन के बारे में बात करें और ताओवादी लिंगजियन आ जाएगा। जब बाय लियान हिचकिचा रही थी, तो हुओफेंग की हंसी अचानक बंद हो गई। शरीर जो स्याही की तरह काला था और अजीब रेखाओं से ढका हुआ था, हिंसक रूप से कांपने लगा। इसके तुरंत बाद फीनिक्स की तीखी चीख आसमान में गूंज उठी। लिंग जियान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुरंत ही ठंडी और कठोर आवाज ने हुओफेंग के दिल को एक तेज शंकु की तरह छेद दिया। यहां तक कि हृदय का दानव भी मुझसे नहीं निपट सकता। तुम बाल रहित पक्षी की तो बात ही छोड़ो। मैं अर्धदी हूं, अर्धदी, जिसने हजारों वर्षों से अभ्यास किया है। चिरप, क्या यह आपसी लड़ाई है? बाय लियान थोड़ा हैरान हो गया। वह लिंगजियान दाओवादी के जुनून की भयावहता से और भी अधिक आश्चर्यचकित थी, जो उसकी समझ से परे थी। इस समय चांग दी जी उड़कर आए। बाय लियान ने एक हाथ से चांग दी जी को रोक लिया। उनकी देखभाल करने वाली उपस्थिति एक मुर्गी की तरह थी जो चूजों की देखभाल करती है। मेरे पीछे आओ, इधर उधर मत भागो। उसने ताओवादी लिंगजियन को गौर से देखा। सबसे जरूरी काम उस ताओ को बाहर निकालना है जो मास्टर ने उसके शरीर में छोड़ा था। यह कोई आसान काम नहीं है। आखिरकार यह उसका तरीका नहीं है, वह हर बार अनजाने में ऐसा करती है। वास्तव में बाय लियान को हमेशा यह अजीब लगता था। सामान्य परिस्थितियों में मास्टर का मार्ग बहुत पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी पर लौट गया होता, और भले ही वह नष्ट न हुआ होता, लेकिन इससे उसके शरीर पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता। उदाहरण के लिए, सांस लेने में तकलीफ, शारीरिक कमजोरी और बीमारी, तथा चलते समय डायबिटीज इंसिपिड्स। लेकिन वास्तव में उसमें कोई बुराई नहीं है और वह जो चाहे खाती है, मानो ये रास्ता कभी अस्तित्व में ही ना हो। इसे खींचना पूरी तरह असंभव नहीं है। बाय लियान ने उसकी छाती को घूरा। स्लिट में पड़ी जेड स्लिप में मिशन के दौरान प्राप्त की गई सामग्री रखी हुई है। इसमें दाओ ज्ञानोदय पत्थर और मन जागृति तावीज शामिल हैं जो उसने ताइक्सुआन दाओमेन के रास्ते में प्राप्त किया था। ज्ञान रत्न एक पवित्र पत्थर है जो अमर साधकों को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने में सहायता करता है, और हृदय निरीक्षण ताबीज एक विशेष ताबीज है जो आंतरिक सत्य की झलक दिखा सकता है, जिसका कार्य भ्रम को दूर करना और राक्षसों का दमन करना है। बाय लियान मूल रूप से उन्हें अपनी कनिष्ठ बहन के उपयोग के लिए आरक्षित करना चाहता था, लेकिन अब वह उन्हें मास्टर के रास्ते तक पहुंचने के लिए एक संचार पुल के रूप में उपयोग करता है। हृदय दर्शन ताबीज से हृदय में झांकें और ज्ञान के पत्थर से मार्ग खोजें। तब तेजी से दौड़ना, बस इसमें एक निश्चित समय लगता है। बाय लियान के पास समय में देरी करने के लिए अधिक तरीके नहीं थे। अवतार को आकार देने के लिए दालुओं के 500 मिलियन धर्म शरीर सूत्रों का उपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं था, और फिर अवतार को रेत की बोरी के रूप में उपयोग करने दिया। आप चांग दी जी को पिटाई से लड़ने के लिए ऊपर नहीं जाने दे सकते, है ना? मुझे डर है कि लोग ऊपर जाते ही गायब हो जाएंगे। ये बात कहते हुए बाय लियान फिर से क्रोधित हो गई।
दालुओ की 500 करोड़ धर्म शरीर सत्य कला एक सौभाग्य स्तरीय कुंग फू पद्धति है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। यह अमर प्राणियों को स्वर्ग और मनुष्य के बीच की बाधा को तोड़ने, अमर सम्राटों के राज्य में प्रवेश करने और यहां तक कि सर्वोच्च स्वर्गीय पूज्य बनने में भी मदद कर सकती है। लेकिन उसने कई वर्षों तक अभ्यास किया है और अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति भंडार में वृद्धि के अलावा वह अपने साथ बिजली उत्पन्न करने या अपनी छोटी बहनों की देखभाल करने के लिए कुछ मूर्खतापूर्ण क्लोन बना सकती है, लेकिन उसने इस टूटी हुई कुंग फू विधि का उपयोग बिल्कुल नहीं देखा है। केवल आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन को देखना उतना अच्छा नहीं है जितना कि 1000 पर्वत और गोधूली बर्फ जो उसने कियान हुआनजिन की आंखों से प्राप्त किया था। जाना। बाय लियान ने एक गहरी सांस ली और अपनी दिव्य भावना से प्रेरित होकर उसके जैसे दिखने वाले 23 धर्म शरीर उसके सामने प्रकट हो गए। यह उसकी सीमा थी। अपने शरीर को गठन ध्वज के रूप में उपयोग करें और गठन ध्वज का उपयोग गठन बनाने के लिए करें। इस समय बाय लियान के 15 बिंदु गठन ने एक चमत्कारी प्रभाव दिखाया। हुआनगे में भारी बर्फबारी हुई, जिससे हवा में मौजूद चिलचिलाती गर्मी दूर हो गई और बर्फ और पाला एक ऊंची दीवार में तब्दील हो गए, जिसने उसे और चांग दीजी की मजबूती से रक्षा की। बाय लियान ने अग्नि और फीनिक्स के क्षेत्र में बलपूर्वक एक नया स्थान बना लिया। उसने एक के बाद एक ज्ञान पत्थर और हृदय ताबीज निकाला। अगर बाद में तुम्हें कोई खतरा आता है तो तुम पहले निकल जाओगे और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाय लियान ने बिना पीछे देखे चांग दी जी से कहा। चांग दी जी ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन अपना सिर पीछे हिलाते हुए उसने बाय लियान की ओर एक और कदम बढ़ाया। भागना असंभव है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1033। हालांकि उसे बाय लियान को अपना दृढ़ निश्चय बताने की जरूरत नहीं थी। अगर उसने सच में कह दिया तो बाय लियान को सबक मिल जाएगा। अपने दिल की बात अपने काम से जाहिर करना बेहतर है, जो हजारों वादे करने से कहीं ज्यादा भारी होता है। बाय लियान ने बात करना बंद कर दिया। उसे अब जल्दी करनी होगी। 2 परी पत्थरों को जबरन निगलने के बाद, हालांकि उसने दूसरों के साथ लड़ाई नहीं की, उसका शरीर अभी भी बहुत दबाव में था। लंबे समय तक टालमटोल करने के बाद जब वह मानसिक रूप से थक जाती है तो वह ज्ञान पत्थर और हृदय ताबीज की मदद से भी गुरु के मार्ग को समझने में सक्षम नहीं हो पाती है। चलो शुरू करो। बाय लियान ने अपनी चेतना फैलाई और प्रकाश की एक कम चांदी की किरण तुरंत उसके सामने प्रकट हुई। और इस समय ताओवादी लिंगजियन की ओर से भी बदलाव आया। चिरप। अभी भी पक्षियों का ऊंचे स्वर में गाना। बस ये आवाज पिछली किसी भी आवाज से अलग थी। उसकी कर्कश आवाज में अंतहीन दुख और आक्रोश था और वो नाखूनों से ब्लैकबोर्ड खरोंचने जैसी कर्कश थी, जिससे लोग सिहर उठते थे। आवाज तेजी से आए और चली गई। जब सब कुछ गिर गया तो ताओवादी लिंगजियन का शरीर अंततः हिलना बंद हो गया। फिर दुनिया शांत हो गई। सभी दिशाओं से काली धुंध उठी और धीरे धीरे विशाल लाल जाल काले रंग में परिवर्तित हो गया और ताओवादी लिंगजियन के सफेद बाल काले और नीले रंग में वापस आ गए। ये कालापन आक्रोश का कालापन है। मास्टर लिंगजियान ने धीरे से अपना सिर उठाया। अग्नि फीनिक्स की आत्मा को निगलने से वह जागा नहीं, बल्कि और भी अधिक पागल हो गया। हा हा हा, वह बेतहाशा हंसा। यहाँ तुम सब गद्दारों को मार डालना ज्यादा आसान है। ताइशुआनदाओ संप्रदाय मेरा ताइशुआनदाओ संप्रदाय है और कोई इसे छू भी नहीं सकता। विशाल काला जाल कांप उठा और ताइक्सुआनदाओ में इनकी जमीन पर हजारों दरारें दिखाई दी। एक युवा ताओवादी खड़ा हुआ और ताओवादी गुरु लिंगक्सियन की ओर इशारा करते हुए शाप दिया। लिंगक्सियन, तुम पागल हो। गुरु तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी तुमने ऐसा दुष्ट काम किया। ताओवादी लिंगजियान ने व्यंग्य किया। मैं इस सब के लायक हूं। उसके जैसे कूड़े के टुकड़े को बहुत पहले ही त्याग देना चाहिए था। आप। वह आदमी फिर से श्राप देना चाहता था, तभी अचानक आसमान से एक काली ज्वाला गिरी। उस व्यक्ति को एक क्षण में ही जलाकर नष्ट कर दो। एक और व्यक्ति उछल पड़ा। लिंगशियान, तुमने बिना किसी कारण के अपने साथी शिष्यों का वध कर दिया। मैं तुमसे लड़ूंगा। उसका अंत भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। वो दलदल में गिरने और आकाशीय आग से जलने से पहले केवल 10 फीट से अधिक आगे तक उड़ गया। इस दृश्य ने भीड़ को तुरंत विचलित कर दिया। भय तेजी से फैल रहा है। तो फिर वह क्लेश काल में एक मजबूत आदमी है। नाटक देखने आए लेजिरेन को पेशाब करने में डर लग रहा था। क्या पारलौकिक क्लेश काल ताओवादी भगवान लिंगक्सियन का दुश्मन नहीं है? समलन काल में इन चींटियों की तो बात ही छोड़ दें। मैं ताइक्सुआनदाओमेन से नहीं हूं। मैं देशद्रोही नहीं हूं। मुझे जाने दो।
बूम! आसमान से गिरी आग से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। ताओवादी लिंगजियन की आंखें पागलपन से चमक उठी। जो लोग बिना किसी कारण के ताइक्सुआन दाओमेन में प्रवेश करते हैं उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। कई खुश लोग जो अलग दिखना चाहते थे वे तुरंत रुक गए, कांपने लगे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हाँ, मारने की इच्छा बढ़ रही थी और ताओवादी लिंगजियान ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। सभी गद्दारों को मौत दो, विशेषकर तुम्हें। उसने अपना सिर घुमाकर किंगक्सुआन जियानजो की ओर देखा। उन काली पुतलियों में कोई मानवता नहीं थी और जो कुछ बचा था वह था ताइक्सुआन दाओमेन के प्रति उसका जुनून। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तलवार निकाल ली। तभी एक और ताओवादी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसने हाथ उठाकर खुशी से कहा, पुराने ताओवादी, मैं आपका वफादार समर्थक हूं। जब आपने गोंग जुएक्सिन की हत्या की थी तो मैं ही आगे का रास्ता दिखा रहा था। मैं कोई गद्दार नहीं हूं। मैं आपके साथ हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या अब भी ऐसा हो सकता है? कोई भी नहीं बोला और हर कोई ताओवादी लिंगजियन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। ताओवादी गुरु लिंगजियन ने धीरे से अपना हाथ उठाया। 1 ब्रीथ, 2 सांसें। 10 सांसों के बाद विशाल काले जाल से हजारों आकाशीय आग गिर गई। यहां तक कि उल्का बौछार भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। तेज धमाके के बीच ताइक्सुआन दाओमेन में खड़े सभी लोगों के हाव भाव बदल गए। तियानहुओ को तियानहुओ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सब कुछ जला सकता है। हवा, मिट्टी, चट्टानें, आभा और यहां तक कि अंतरिक्ष। संपूर्ण ताइक्सुआन दाओमेन में आग लग गई। किसी के शरीर पर गलती से आकाशीय आग लग गई और उन्होंने उसे बहुत देर तक थपथपाया, और जितना अधिक वे शरीर पर थपथपाते, आग उतनी ही बढ़ती जाती। किसी ने हाथ को बुरी तरह से काट दिया, लेकिन एक सांस के बाद दूसरी जगह से आसमानी आग निकल आई। कोई बचने का रास्ता नहीं है। मेरे कानों में केवल तीखी चीखें गूंज रही थी। आह, लिंगजियान, तुम्हें मरना होगा। मैं सचमुच अंधा हूं। मुझे उस समय किंगशुआन को मुखिया के रूप में समर्थन देना चाहिए था। मुझे इससे नफरत है, मैंने अपने चाचा के फैसले का समर्थन क्यों किया? मुझे बचाओ, मैं फिर कभी इस मस्ती में शामिल नहीं होऊंगा। हा। ताओवादी लिंगजियन इतना मुस्कुराया कि उसके मुंह के कोने फटे हुए लग रहे थे, खुशी से, अभूतपूर्व रूप से खुश। क्या यही उसकी असली ताकत है? क्या सफेद दया, क्या किंगशान, वे सभी कमजोर अपशिष्ट हैं। उस मूर्ख ने केवल इस बिंदु पर सही विकल्प चुना, केवल उसका लिंगजियन ताइक्सुआन दाओमेन को एक नए शिखर पर ले जा सकता है। यह आकाश अब मुझे रोक नहीं सकता। मास्टर लिंगजियान ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। अनंत शक्ति के खिंचाव के तहत पूरा ताइक्सुआन दाओमेन उड़ गया। अब किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ताओवादी लिंगजियान को नहीं देख रहा था। उसकी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली एक साथ पास थी और उसने धीरे से अपनी प्रिय तलवार को पोंछा। उन्होंने कई लोगों को ये कहते सुना कि उन्हें मास्टर के निर्णय से सहमत नहीं होना चाहिए। किंगक्सुआन जियानजोग ने हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वास्तव में उसने कभी भी ताओवादी गुरु बनने के बारे में नहीं सोचा था, और वह ये भी जानता है कि वह ताओवादी गुरु बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके दिल में बस राहत की सांस है। वह सांस बहुत लंबे समय तक गाद में दबी रही थी, इतनी लंबे समय तक कि वह उसके लिए दुर्स्वप्न बन गई थी। ताइक्सुआन ताओवाद में उन्होंने कभी भी निष्पक्षता का अनुभव नहीं किया है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कभी भी निष्पक्ष रूप से नहीं आंका जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वह एक बकवास है, और इस वजह से ऐसा लगता है कि वह स्वभाव से लोगों की तुलना में एक सिर छोटा होगा। वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। 10 साल, 100 साल, 1000 साल, चाहे वह कितनी भी दूर तक चले, किंगक्सुआन जियानजोग ने पाया कि वह अभी भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। वह ताइक्सुआन दाओमेन द्वारा फंसा हुआ था और वह अपने ही दिल द्वारा भी फंसा हुआ था। ताइक्विंग दाओमेन को विभाजित करने से पहले वह अमर क्षेत्र में चढ़ सकता था, लेकिन उसने फिर भी यह विचार छोड़ दिया। क्योंकि लिंगजियान ने नहीं छोड़ा, इसलिए उसने भी नहीं छोड़ा। यह अतीत में था और यह अभी भी वर्तमान में है। उसने जो कुछ भी किया वह दुनिया को यह साबित करने के लिए था कि मास्टर गलत थे। कारण चाहे जो भी हो, गलती तो गलती ही होती है। किंगशुआन जियानजोग की हथेली में तलवार अचानक चांदी जैसी सफेद रोशनी से चमक उठी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1034। उनमें एक अदम्य गति भी उभर रही थी। कोई भी चीज उसे पराजित नहीं कर सकती, यहां तक कि मृत्यु भी नहीं। वह कदम दर कदम हवा की ओर चला और अंततः बाय लियान के धर्म शरीर द्वारा बनाई गई दीवार के बाहर रुक गया। सम्राट बाय लियान, इसमें कितना समय लगेगा?
बाय लियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत महसूस किया कि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय पूछ रहा था कि दाव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अधिक से अधिक आधे घंटे तक। मैं तुम्हारे लिए 15 मिनट तक लड़ूंगा। किंगक्सुआन जियानजोग ने अपनी तलवार उठाए और लिंगक्सियन दाओवादी की ओर चला। उसने ताओवादी लिंगजियान को घूरा और ताओवादी लिंगजियान ने उसे घूरा। हालांकि आसमानी आग भयंकर है, पर वह बस एक भूख बढ़ाने वाली चीज है। असली टकराव तो हजारों सालों से चली आ रही एक अनसुलझी शिकायत है। गद्दार, धिक्कार है। दाओवादी लिंगजियन अचानक एक हेटियन ट्रोल में बदल गया। उसका शरीर आकाश के आधे हिस्से पर कब्जा कर रहा था और वह पागलपन से हमला कर रहा था। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय स्थिर रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गुरुदेव की छवि उसके मन में कौंध गई। कोमल चांदी की रोशनी ने उसके शरीर और मन को रोशन कर दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उस साल मैं तुम्हारे सामने लिंगजियन को हरा पाया था। आज। किंगक्सुआन जियानजोग ने अचानक अपनी आंखें खोली और सीधे आसमान से लटकते बड़े हाथ की ओर देखा। उसकी आवाज तेज हो गई। मैं नश्वर शरीर वाली परी को भी हरा सकता हूं। जैसे ही आत्मा का शब्द गिरा, उसने मंत्र पढ़ने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तलवार म्यान से बाहर आ गई और चांदी की रोशनी निकली और अनिश्चित लंबाई वाली तलवार की रोशनी ने आधे आकाश को चीर दिया। इस समय आकाश की आग बुझ चुकी थी। जमीन पर मौजूद लोग किंगक्सुआन जियानजोग की छोटी पीठ को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। यह उस पतले शरीर द्वारा घुमाई गई तलवार की रोशनी थी जो उस विशाल हाथ से टकराए और हजारों मील लंबा एक काला तूफान खड़ा कर दिया। तूफान बढ़ता ही गया और अंततः आकाश में फैले विशाल काले जाल को भेद गया। बेकार कदम। गर्जना इतनी तेज थी कि दूसरा हाथ गिर गया। किंगक्सुआन जियानजोग ने अपने कदम नहीं हिलाए और उसने अपनी पुरानी चालें दोहराई। चॉप 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 चॉप। चाहे कितने भी हाथ पड़ जाएं, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। केवल दो अंत हैं, या तो वह मर जाता है या लिंगजियन दाओवादी नीचे गिर जाता है। इस प्रकार आक्रोश उत्पन्न होता है और आक्रोश गायब हो जाता है। इसके बाद ताइक्सुआन दाओमेन को जमीन पर ध्वस्त कर दिया गया और जमीन पर मौजूद लोगों ने अमर लोगों की लड़ाई को भय से देखा। लंबे समय तक हमला करने में असमर्थ ताओवादी लिंगजियन पूरी तरह से क्रोधित लग रहा था। उसने सारी आकाशीय आग छिड़क दी और लक्ष्य को किंगक्सुआन जियानजोग पर लॉक कर दिया। अज्ञानी चींटियों, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी। तुम और मैं अब अस्तित्व के एक ही स्तर पर नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। किंगक्सुआन जियानजोग ने अपने पूरे शरीर पर निशान देखकर दांत पीस लिए। उसकी जीत की चाहत उसके जीवित रहने की चाहत से कहीं बढ़कर है। सालों से वह तलवार की सबसे ताकतवर चाल पर विचार कर रहा है। ये कदम अमर और नश्वर के बीच की दीवार को तोड़ सकता है और एक ऐसी प्रतिभा को प्रस्फुटित कर सकता है जो इस जीवन में मौजूद नहीं है। अब ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय में अनगिनत पूर्व सहयोगियों के सामने और उस व्यक्ति की समाधि के सामने उसके लिए अपनी उपलब्धियों को दिखाने का समय आ गया है। किंगक्सुआन जियानजोग ने उसके शरीर को पीछे से तलवार से छेद दिया। यही उसकी केंद्रों की जड़ है। जिस क्षण तलवार की नोक उसके शरीर में प्रवेश की, वह हिंसक रूप से कांप उठा। उसके बाद आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा और उसने जीवन की अग्नि से दुनिया की सबसे गर्म तलवारबाजी को प्रज्वलित कर दिया। बहुत खूब। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने तलवार निकाली। उसके मुंह के कोने से खून बाहर निकलते ही वाष्पित हो गया। आग की लपटों की पृष्ठभूमि में वह धरती से उतरते हुए देवता के समान प्रतीत होते हैं। वह तेजी से कदम दर कदम मास्टर लिंगशियान की ओर बढ़ा। समुद्र की तरह ढेर लगे हुए थे। पहले तो लिंगजियान दाओवादी हंसे और उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। लेकिन जब किंगक्सुआन जियानजोग ने आसानी से काले आकाश की आग को शुद्ध कर लिया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हिम्मत करो। उन्होंने पृथ्वी और आकाश में आग छिड़की। अनंत शोधन के निर्माण के साथ किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय को अवरुद्ध कर दिया और बैकफायर की तकनीक के साथ समय और स्थान को बाधित कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं आया। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय सब कुछ तोड़कर उसके पास आया। ये वह तलवार है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। ये दाव नहीं है, लेकिन ये सब मेरा केंडो है। किंगक्सुआन जियानजोग को चाकू मार दिया गया। एक तलवार से हवा और बादल हिल जाते हैं। एक तलवार से सूरज रात के माध्यम से टूट जाता है। एक तलवार से टूटे हुए पहाड़ और खेत फूलों से भर जाते हैं। एक तलवार से निर्दयता से ताओवादी लिंगजियन के शरीर में डूब जाता है। आहे। किंगक्सुआन जियानजोग मुस्कुराए। लिंगजियन दाओवादी विरूपण में विस्फोट हो गया। पहाड़ों और मैदानों में लोग इस दृश्य को निहार रहे थे। इंद्रधनुषी आकाश चमक रहा था और पहाड़ी फूल नीचे खिले हुए और महक रहे थे।
क्या ये किसी बसंत ऋतु की सैर है? वे अपने डर को लगभग भूल चुके हैं और जीवन के आश्चर्यों से मंत्रमुग्ध हैं। काफी समय के बाद अंततः इंद्रधनुष लुप्त हो गया। किंगक्सुआन जियानज़ोंग अभी भी खड़ा है, वह बिल्कुल अपनी तलवार की तरह है। खत्म। दुनिया बहुत शांत है। एक क्षण बाद आकाश में एक और बादल दिखाई दिया और बिखरा हुआ ताओवादी लिंगजियन वापस लौट आया। उसने सांस लेने के लिए अपने दिल को ढक लिया और कुछ सांसों के बाद वह जोर से हंसा। अभी अभी मैंने लगभग सोचा था कि मैं वास्तव में मरने वाला था, लेकिन एक झूठा रास्ता आखिरकार एक झूठा रास्ता है। किंगक्सुआन, तुम मुझे नहीं मार सकते। किंगक्सुआन जियानज़ोंग की आंखें शांत थीं और वह हल्के से मुस्कुराया। मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हें पीटना है, पहले की तरह इस बार। ताओवादी लिंशियान ने उसे हिंसक ढंग से टोका। जो अंत में जीवित बचेगा वही असली विजेता है। किंगशुआन जियानज़ोंग ने उसके चिल्लाने का इंतजार किया और फिर कहा, मैं फिर भी जीत गया। मरो चींटियों, मेरे लिए मरो। ताओवादी लिंगजियन ने किंगजुआन जियानज़ोंग को मारने के लिए अपना हाथ उठाया जो पहले से ही स्थिर था। इस समय किंगक्सुआन जियानज़ोंग के पीछे उससे भी अधिक गहरा और अजीब भयावह आभा थी। इस बार तुम हार गए और वापस आने का कोई मौका नहीं मिला। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। मास्टर लिंग जियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने एक व्यक्ति को किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय के पीछे से निकलते देखा। उस व्यक्ति के बर्फ सफेद लंबे बाल थे, हजारों लाल फूल जो भट्टी की तरह गर्म थे उसके शरीर के चारों ओर लहरा रहे थे, और उस व्यक्ति ने एक काली तलवार पकड़ी हुई थी जो उसके हाथ में गड़गड़ाहट से भी अधिक विस्फोटक थी। बड़ा बड़ा ताओवादी लिंग जियान का शरीर कांप उठा। बाय लियान ने किंगशुआन जियानज़ोंग को सभी लोगों के फूलों से लपेटा और उसके पीछे भेज दिया। चांग दीजी ने तुरंत किंगशुआन जियानज़ोंग की रक्षा के लिए सत्वों के द्वार का इस्तेमाल किया। फिर वह धीरे धीरे मास्टर लिंगजियन की ओर चली गई। यही वह रास्ता है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, पतन और विनाश का रास्ता। नहीं नहीं नहीं, दाओवादी लिंगजियन चिल्लाया और वह पीछे हटने लगा। इस रास्ते का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रास्ता किसका है, जो रास्ता आपको मार सकता है वही सबसे अच्छा रास्ता है। यान यू के लिए, चांग दी जी के लिए। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1035। अन्य निर्दोष लोगों के लिए जो व्यर्थ ही मर गए। इसके अलावा किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय के अहंकार के लिए। बाय लियान ने अपनी तलवार उठाए और बिना किसी विनम्रता के ताओवादी लिंग जियान के शरीर में वार कर दिया। एक क्षण में आकाश में चीखें गूंजने लगी, जो अग्नि फीनिक्स की आत्मा के चले जाने से भी अधिक दयनीय थी। आपके पास पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं है। अध्याय 25। BMW सुगंधित कार फूलों से प्यार करती है 5K। वास्तव में गति के संदर्भ में बाय लियान की तलवार किंगक्सुआन जियानज़ोंग की जीवन रक्षक तलवार की तुलना में बहुत कम रोमांचक है। आखिरकार वे दोनों तलवार चलाने वाले हैं, लेकिन तलवारों के बारे में उनकी समझ एक समान स्तर की नहीं है। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय के लिए तलवार इस जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग है, लेकिन बाय लियान के लिए यह सिर्फ लड़ाई का एक हथियार था। लेकिन इस समय न तो ताओ और न ही हथियार इतने महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किंगक्सुआन जियानज़ोंग की तलवार ने पर्याप्त समय जीता और बाय लियान एक उद्धारकर्ता की तरह खड़ा हुआ। चमकदार सफेद रोशनी लंबी रात को चीरती हुई दौड़ते हुए अजगर और सांप की तरह दिखाई देती है। हवा बर्फ के हजारों ढेर उड़ा ले जाती है। जिस क्षण लिंगशिन दाओइस्ट के विशाल शरीर को छेदा गया, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक मूक फिल्म में फेंक दी गई हो। समय 100 गुना धीमा हो गया है। जमीन पर खड़े लोग ऊपर की ओर देखने की इसी गति को बनाए रखते थे। कोई भी नहीं बोला, कोई भी कोई छोटी मोटी चाल नहीं चल रहा है। यदि यह सम्राट बाय लियान होता तो सब कुछ अलग होता, है ना? वे चुपचाप देखते रहे, दूर तक पानी की लहरों की तरह फैलती सफेद रोशनी को देखते रहे। आकाश में काली मिट्टी एक शक्तिशाली सफाई एजेंट का सामना करने की तरह है। धीरे धीरे इसका रंग फीका पड़ जाता है और धीरे धीरे पूरी तरह से धुल जाता है। जो एक साथ धुल गया वह न केवल लिंगजियान दाओवादी से निकलने वाली गंदगी थी, बल्कि हर किसी के दिल में पैदा हुआ डर भी था। अंत में एक निश्चित क्षण में उत्सर्जित सारी सफेद रोशनी अविश्वसनीय गति से बाय लियान की हथेली पर वापस आ गई। यह अधिक से अधिक चमकदार होता गया, अधिक से अधिक चमकदार होता गया, और एक निश्चित सीमा को पार करने के बाद यह एक विशाल भाले की तरह निकला, जो ताओवादी लिंग जियान के पीछे विशाल काली छाया को बेजोड़ शक्ति के साथ भेदता हुआ निकला।
है। एक तेज चीख ने सारा सन्नाटा तोड़ दिया। दरार पर मोटी स्याही की तरह काली धुंध फैल गई। ताओवादी लिंगजिन और उसके पीछे की छाया एक ही समय में कांप उठे। गर्म सफेद लौ ने उनके शरीर को प्रज्वलित कर दिया, लेकिन चाहे वे कितना भी चिल्लाएं और संघर्ष करें, वे अभी भी बायलियान की बेड़ियों से छुटकारा नहीं पा सके। तुम्हें मार डालूंगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ताओवादी लिंगजियन का सिर बार बार बायलियान की ओर बढ़ा। वह भयंकर रूप नरक के यक्ष और प्रेत सैनिकों से भी अच्छा है। लेकिन बायलियान इस बात से अप्रभावित था। उसकी भुजाएं बहुत स्थिर थी, और मास्टर दाव द्वारा बनाई गई तलवार थोड़ी सी भी नहीं कांप रही थी। उसके कदम और भी स्थिर हो गए। हालांकि ताओवादी लिंगजियान का सिर उससे केवल 2 इंच दूर था, फिर भी वह आधा इंच भी नहीं हिली। इतना ही। बूम! बायलियान ने मास्टर लिंगजियान की आंख के गड्ढे में मुक्का मारा। इसे बहुत जोर से कुचला गया, और सिर तुरंत तरबूज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। बायलियान ने दूरी में पुनः संघनित सिर को सीधे देखा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं राक्षसों का शत्रु हूं। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो ये बात समझ में आती है। हालांकि मैं सीधे राक्षसों को नहीं मार सकता, लेकिन जब तक मैं उन लोगों को मार दूंगा जिनमें राक्षस हैं, राक्षस दूर हो जाएंगे। ताओवादी लिंगशियन, जिसने अपना सिर फिर से जोड़ लिया था, बायलियान की बातें सुन ही नहीं पाया। वह जलती हुई सफेद लौ के सामने खड़ा हो गया और फिर से बायलियान की ओर दौड़ा। मेरे लिए मरो! गुस्से से भरी दहाड़ बहरा कर देने वाली थी। यह अभी भी बायलियान की मुट्ठी थी जिसने उसे जवाब दिया। उसके इंतजार का नतीजा अभी भी सिर फटना था। रक्त और सीरम सफेद लपटों के साथ फूट पड़े, जैसे कि शानदार आतिशबाजी सभी की आंखों में प्रतिबिंबित हो रही हो। ऐसा लगता है कि ताओवादी लिंगजियान इतना भयानक नहीं है। लानत है तुम पर! बायलियान ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। इस बार उसने ताओवादी लिंगजियन की दूसरी आंख पर वार किया। वह प्रतीक्षा करती रही। ताओवादी लिंगजियन के तीसरी बार उड़ान भरने की प्रतीक्षा करें। वह अभी भी दहाड़ रहा था, लेकिन वह अभी भी अनिच्छुक था। मैं धार्मिक मार्ग का सच्चा नेता हूं, ताइक्सुआन ताओवाद का स्वामी, शाश्वत। बिना किसी हिचकिचाहट के, बायलियान ने ताओवादी लिंगजियन की नाक पर मुक्का मारा। खोपड़ी पाउडर में बदल गई। ठंडी आवाज ने ताओवादी लिंगजियान के दिल को फिर से छुआ। बस एक बर्बाद जोकर। चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, चाहे लिंगजियन ताओवादी ने कितनी भी बार हमला किया हो, फिर भी वह टुकड़े टुकड़े होने से बच नहीं सका। टूटने और पुनर्गठन के दौरान उसका शरीर और अधिक काला होता गया, और उसके पीछे की काली छाया पूरी तरह से जल गई। क्या यह अंततः खत्म हो गया? किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय, जो सभी प्राणियों के द्वार पर आश्रय लिए हुए था, सामने की ओर देख रहा था। यद्यपि ताओवादी लिंगजियन का सिर पुनः प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन वह सिर पूरी तरह से अपना मानवीय रूप खो चुका था, और जो सबके सामने रखा गया था वह सिर्फ गंदे सड़े हुए मांस का एक टुकड़ा था। क्या यह ऐसा ही दिखता है, या हजारों वर्षों की शिकायतें खत्म होने वाली हैं, लेकिन किंगक्सुआन जियानजोग का मूड थोड़ा अस्थिर हो गया है? वरिष्ठ चांग दीजी चिंता में चिल्लाया। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, सम्राट बायलियान के लिए धन्यवाद जो समय पर आए। मैं अभी भी नहीं मर सकता। ठीक है, चांग दिजी ने सिर हिलाया। दूसरों से अलग, उसकी दृष्टि में केवल बायलियान है। उसने देखा कि बायलियान ने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई। ये पंच पहले से अलग है, ये सारा प्रकाश इकट्ठा कर लेता है। ये धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से ताओवादी लिंगजियन की ओर उड़ गया। वहां, बिना चेहरे के भी, पागल लोग अभी भी पागल बातें कर रहे हैं। मैं बड़ा भाई हूं, ये सब मेरा होना चाहिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बड़े भाई, कैसा बकवास है बड़ा भाई, तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं, मैं गलत था, मैंने सचमुच गलत किया। बस मुझे जाने दो, मैं सुधार करूंगा, और जो चाहो वो दे सकता हूं। बायलियान के शरीर में अचानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अब तक उसने जितने लोगों को मारा है, उनकी संख्या भी दोहरे अंकों में है, लेकिन इससे पहले कभी भी उसके दिल में गुस्सा इस तरह नहीं उबल रहा था। ताओवादी गुरु कैसी बकवास कर रहे हैं, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते, और आप बुरे व्यक्ति भी नहीं हो सकते। बेहद हास्यास्पद, सचमुच हास्यास्पद। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1036। बायलियान का चेहरा अब शांत नहीं था, और उसके बर्फ सफेद चेहरे पर गुस्से की लाली दिखाई दी। आपको अपने पापों से मुक्त होने का अवसर दिए बिना छोड़ देना उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सांत्वना है जो वापस नहीं आ सकते। आग की लपटें भड़क उठी। लंबे समय और स्थान से गुजरने के बाद, वह छोटी मुट्ठी जिसमें अनगिनत लोगों का गुस्सा था, 7वीं बार ताओवादी लिंगजियन के चेहरे पर आ गिरी।
इस बार ताओवादी लिंग जिन, जिसने अग्नि फीनिक्स की आत्मा का समर्थन खो दिया था, अब और टिक नहीं सका। राख से उठना, उसके लिए विनाश की निर्मम आग ही प्रतीक्षा कर रही है। अंतरिक्ष अचानक ढह गया और फिर चरम सीमा तक ढहने के बाद विस्फोट हो गया। धमाका, आकाश कांप उठा और ताओवादी लिंगशियन की चीखें अचानक बंद हो गईं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सफेद रोशनी का समूह एक बड़ी लहर की तरह चारों दिशाओं में फैल गया। ये लहर कोई साधारण लहर नहीं है। ये दाओ और बायलियान की आध्यात्मिक शक्ति के उलझने के बाद बनी एक लहर है। परिणाम स्वरूप लहरें जहां भी जाती थीं, वहां फूलों के आकार की भारी बर्फ आसमान में तैरती थी। एक के बाद एक जमीन पर खड़े व्यक्ति ने अचंभित होकर अपने कानों को ढकने वाले हाथों को छोड़ दिया। क्या ये सचमुच खत्म हो गया है? शायद, कम से कम इस समय उनके दिलों में कोई उदास भावना नहीं है। उन्हें बस यही लग रहा है कि आसमान अभूतपूर्व रूप से साफ है और पहाड़ अभूतपूर्व रूप से विशाल है। अचानक एक फूल ताइक्सुआन दाओमेन के वर्तमान तलवार संप्रदाय के हाथों में गिर गया। ये फूल बर्फ सा ठंडा है। यद्यपि यह आध्यात्मिक शक्ति द्वारा रूपांतरित है, इसका आकार वास्तविक है तथा इसमें जादुई शक्ति भी है जो संसार के सभी घावों को भर देती है। किंगक्सुआन जियानेज़ोव के कहे शब्द अचानक वर्तमान जियानेज़ोव के दिमाग में कौंध गए। पहले की तरह इस बार भी मैं जीत गया। कुलपति, क्या ये सचमुच गलत है? उसने चारों ओर शून्य दृष्टि से देखा। ताइक्सुआन दाओमेन जो आकाश में कूद गए थे, विशाल भूमि पर लौट आए और वे भी तबाही के साथ वापस आए। ताओवाद का पुनर्निर्माण किया जा सकता है और शरीर के घावों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके हृदय की गहराइयों में स्थित घावों, यहां तक कि उसकी हथेली में स्थित जादुई फूल को भी कभी ठीक नहीं किया जा सकता। आह! वर्तमान जियानेज़ोव ने अपनी नजर आसमान में चमकती बायलियान से हटा ली। उसने अपना सिर हिलाया और हल्के से अपनी हथेली में रखे फूल को बाहर फेंक दिया, फिर भारी कदमों से किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय की ओर चल पड़ा। अंकल मास्टर, क्विंगजुआन जियानेज़ोव घूम गया। उन्होंने वर्तमान जियानेज़ोव को लंबे समय तक घूर कर देखा और अंत में अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में, मैंने कभी भी ताइक्सुआन दाओमेन के ताओवादी मास्टर होने के बारे में नहीं सोचा था। मैं वर्तमान जियानेज़ोव के शब्द उसके गले में अटक गए थे और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसने देखा कि किंगशुआन जियानेज़ोव उसके पास से गुजर रहा था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद किंगक्सुआन जियानेज़ोव ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और जोर से खांसने लगा। चाचा, उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ दूर धकेल दिया गया। वर्तमान जियानेज़ोव अपनी जगह पर जम गया। किंगशुआन जियानेज़ोव ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी जूनियर की मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मैं एक लापरवाह आदमी हूं, एक लापरवाह आदमी जो द्वेष रखना पसंद करता है। किंगक्सुआन जियानेज़ोव वर्तमान जियानेज़ोव के जवाब का इंतजार किए बिना आमंत्रण परी मंच की ओर लड़खड़ाते हुए चला गया। वर्तमान जियानेज़ोव चुपचाप देखता रहा। कृपया, ताओवादी लिंगक्सियन के हमले के तहत जियानताई पर कुलपति की कब्र को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। उसने देखा कि किंगक्सुआन जियानेज़ोव ने कब्र का पत्थर उठाया, उसे बहुत देर तक घूरता रहा और फिर कब्र के पत्थर को वापस सिल दिया। उफ! लंबे समय के बाद किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने आह भरी, घूम गया और अकेले पहाड़ से बाहर चला गया। शाम की ठंडी हवा चल रही है। वर्तमान तलवार संप्रदाय का मन भारी था। एक निश्चित क्षण में उसने अचानक किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय के सिर पर सफेद बालों का एक गुच्छा देखा। वह तुरंत उसके पीछे गया और चिल्लाया, मास्टर अंकल, ये तो कुलपति थे जिन्होंने गलती की थी। किंगशुआन जियानेज़ोव ने बिना पीछे देखे कहा, मुझे पता है। तो फिर आप, चाचा? मैं आराम करने जा रहा हूं, तुम जूनियर यहां क्या कर रहे हो? हाँ। वर्तमान तलवार संप्रदाय तुरंत रुक गया और उसने देखा कि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय की आकृति पहाड़ी सड़क पर गायब हो गई। यद्यपि किंगक्सुआन जियानेज़ोव अभी भी चला गया था, उसका दिल अब बेचैन नहीं था। उसने पहाड़ियों और मैदानों से जयकारे सुने। वे लोग किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय की प्रशंसा कर रहे थे और वे बायलियान की भी प्रशंसा कर रहे थे। आखिरकार खतरे से बाहर आ गए। तो क्यों न इसका जश्न मनाया जाए। खासकर वे खुश लोग, अगर उन्होंने अपने चेहरे पर ध्यान नहीं दिया होता, तो वे शायद इस समय खुशी से रो पड़ते। आकाश में, बायलियान ने धीरे धीरे अपने हाथ में काली तलवार फैला दी। प्रशंसा की वो आवाजें उसने अपने आप ही दबा दी, उसने बहुत ज्यादा सुन लिया। पहले से ही प्रतिरक्षित। इस समय, उसके कदम ढीले थे और उसके होंठ अस्वस्थ सफेद थे। एक और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जबरदस्ती 2 परी पत्थर निगल लिए थे, जिससे उसके शरीर पर बहुत अधिक बोझ पड़ गया था।
दूसरी ओर ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर का दाव बहुत शक्तिशाली है। अच्छा लड़का, वह चीज तो बस एक अथाह गड्ढा है। बाय लियान ने इसे बाहर निकाला और दर्जनों बार सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी पीठ में दर्द होने लगा और उसके पैरों में ऐंठन होने लगी, और जब वह चीजों को देखता है तो दोहरी छवियां दिखाई देने लगती हैं। यह पहले से ही निचोड़े जाने का संकेत है। यदि वह इसे कुछ और बार उपयोग करता है तो बाय लियान को लगता है कि वह तुरंत स्वर्ग में चढ़ जाएगा। मास्टर का शरीर किस चीज से बना है? ओह टिल्डा। बाय लियान, जो अपने दाहिने हाथ से उसकी कमर पकड़े हुए था, ने अनियंत्रित होकर एक हल्की सिसकारी भरी। ये सचमुच मुझे मार रहा है। उसे केवल यही महसूस हुआ कि उसका भविष्य अंधकार में है। अतीत में, जब उसने मास्टर को सबक सिखाने के लिए उसे अपने शरीर के नीचे दबाया था, तब भी वह आत्मसंतुष्ट थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ है कि एक बार मास्टर गंभीर हो गया, तो उसका पतला और कमजोर शरीर कुछ घर्षणों का सामना नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा। अभी भी जितनी जल्दी हो सके हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को निखारना आवश्यक है। जब इन दोनों बुनियादी कौशलों को 1000 अंकों तक बढ़ा दिया जाता है, तो इससे उसे और मास्टर को एक दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी, है ना? मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। बाय लियान ने सिस्टम पैनल बंद कर दिया और इस समय चांग दी जी हल्के से उसकी तरफ उड़ाए। तुम क्या देख रहे हो? बाय लियान ने पूछा। चांग दी जी ने बताया, नीचे के लोग। इसमें इतना दिलचस्प क्या है? उन्हें खुश होते देखो। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। चलो तियानई शहर वापस चलते हैं। अच्छा है। चांग दी जी ने सिर हिलाया और उसने तुरंत फिर पूछा, क्या आप खुश हैं? खुश? बाय लियान ने कहा, खुश नहीं हूं। चांग दीजी ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से उसकी गर्दन पर अपनी बाहें डाल दी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1037। दोनों की ऊंचाई लगभग एक जैसी है, इसलिए जब वे इस तरह एक साथ चिपकेंगे तो पहाड़ ही पहाड़ हो जाएंगे और धरती हिल जाएगी। बाय लियान ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो चले, मैंने तुम्हें रास्ते में जू पेन के बारे में बताया। ठीक है। चांग दीजी ने बाय लियान को छोड़ दिया, लेकिन उसने बाय लियान का हाथ नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि बाय लियान को अब उसे पकड़ने की जरूरत है। उन्होंने ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय के लोगों को नजरअंदाज कर दिया जो उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, और दमांग पर्वत की दिशा में उड़ गए। जमीन पर मौजूद लोग काफी देर तक हिचकिचाते रहे, लेकिन अंततः कुछ नहीं बोले। ये हवादार था। चांद के नीचे बादलों में, बाय लियान ने चांग दीजी से पूछा, क्या यह आपसे संबंधित है? क्या यह मुझसे संबंधित है? चांग दीजी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। बाय लियान ने गुनगुनाया, इसका आपकी वास्तविक पहचान से कुछ लेना देना है। चांग दीजी और भी उलझन में थे। मेरी असली पहचान क्या है? क्या तुम्हें अभी भी योंगजिया सम्राट जी याद हैं जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था? बाय लियान ने पूछा। निश्चित रूप से। बाय लियान कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं रखती थी। आप सम्राट योंगजिया हैं, और सम्राट योंगजिया आप हैं। आह! चांगदी जी ने आश्चर्य से बाय लियान को देखा। बाय लियान ने कहा, मेरी बात धीरे से सुनो। उसने बिना किसी चूक के बताया कि आत्महत्या करने से पहले शुपेन ने उससे क्या कहा था। मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे या नहीं। ऐसा ना करें। चांग दीजी ने बाय लियान की बात को बीच में ही रोक दिया। मुझे लगता है, यह मेरे लिए अवास्तविक लगता है क्योंकि मुझे सम्राट जी योंगजिया की कोई याद नहीं है। बादलों का पीछा करती नाव पर, चांग दीजी, जो रेलिंग पर झुकी हुई थी, नीचे फिसल गई और अंततः जमीन पर बैठ गई। उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। यह देखकर बाय लियान उसके साथ जाने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। चांग दी जी ने आकाश में पूर्णिमा को देखा। चूंकि मैं योंगजिया दी जी हूं, और चूंकि योंगजिया दी जी के साथ उनके इतने अच्छे संबंध हैं, तो वह मुझे अनदेखा क्यों करते रहते हैं? बाय लियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ शब्द कहने ही वाली थी कि चांग दी जी फिर से बोल पड़े। ये सही है, उसने जानबूझकर मुझे अलग थलग कर दिया क्योंकि उसे डर था कि उसके किए का मुझ पर असर पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता, तो ताइशुआन दाओमिन ने मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से जिंगलुओवू भेजा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें पता था कि मेरा जिंगलुओवू से संबंध है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कड़ी सजा नहीं दी। उस दिन जब हम जिंगलुओवू में थे, जू पैन ने जी शांत को बताया कि एक दुर्घटना के कारण उन्हें योजना को 20 साल से अधिक समय के लिए स्थगित करना पड़ा। हाल के वर्षों में कई दरबारियों ने कहा है कि जू पैन बहुत बदल गया है, और वह अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। चांग दीजी ने अतीत में घटी घटनाओं को याद किया।
सब कुछ समझ में आने लगा। लेकिन उफ यार, यह इतना जटिल क्यों है? चांग दीजी ने बायलियान के हाथ पकड़ लिए। उस समय उसे दर्द हो रहा होगा, है ना? बायलियान को पता था कि चांगरी जी क्या पूछ रहे थे। वो हंस रहा था। उसने कहा, क्या आप हंस रहे हैं? चांगदी जी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं और अंततः मुस्कुरा दी, लेकिन वह थोड़ी अकेली लग रही थी। बायलियान ने एक कदम आगे बढ़ाया, चांगदी जी को कोने में धकेल दिया और उसे गले लगा लिया। चाहे आप कोई भी हो, आपके प्रति मेरा रवैया नहीं बदलेगा। युनजो का पीछा करते हुए वह काफी देर तक चुपचाप उड़ता रहा और हेलुओ साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करने के बाद रुक गया। उसके सामने एक गहरे सुनहरे रंग की गाड़ी प्रकट हुई। वह गाड़ी कोई साधारण गाड़ी नहीं थी। उसे सम्राट लुवान चला रहा था और उसे एक राक्षस खींच रहा था जो परिवर्तन चरण में किसी महाशक्ति के समान था। और गाड़ी के चारों ओर कई रक्षक, महत्वपूर्ण मंत्री और हेलुओ साम्राज्य के कबीले के सदस्य खड़े थे। दमांग पर्वत की लड़ाई और ताइक्सुआन दाओमेन की आपदा समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं बीता था, लेकिन ये खबर पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। महामहिम दौरे से लौट आए हैं और मंत्रीगण आपका स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। पर्वतों की गर्जना और सुनामी की आवाजें गूंज रही थी। सम्राट जी के सिंहासन पर बैठने के बाद ये दृश्य पहली बार था। बायलियान ने चांगदी जी को जाने दिया, बाहर जाओ और उनसे मिलो। चांगदी जी ने अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए। उनकी आंखें गहरी थी। उन्होंने ये तुम्हारे लिए किया, बायलियान। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चांगदी जी जोर से हंसेंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ताकत उधार लेना स्वाभाविक है। मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। कॉटिल्डा। बायलियान ने राहत की सांस ली। चांगदी जी झूठ नहीं बोल रहे थे। आगे बढ़ो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चांगदी जी मुड़ी और नाव के बाहर की ओर चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद वो वापस मुड़ी और बोली, अब मेरा मूड काफी बेहतर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने चांगदी जी को बाहर जाते देखा। एक महारानी का आचरण कैसा होता है, आज उसने ये देखा। चांगदी जी जो दरबारियों के बीच प्रकट हुई थी, वह उस समय से बिल्कुल भिन्न थी जब वह उसके सामने थी। वहां खड़ी उस लड़की के चेहरे पर शांति और प्रतिष्ठा की आभा थी, और जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि वह हवा को जमा देना चाहती है। वे पहरेदार, दरबारी और कबीले के सदस्य जिन्होंने मूल रूप से अजीब विचार योजना बनाई थी, सभी डर कर चुप हो गए और अंततः चांगदी जी और बायलियान को सम्मानपूर्वक कार में आमंत्रित किया। महामहिम। कार के बाहर किसी ने पूछा। चांगदी जी ने कहा, चलो चले। राक्षस के दबाव में सम्राट लुआनजिया आकाश में आसानी से उड़ गया और उसका गंतव्य त्यानी शहर का शाही महल था। चांगदी जी ने पर्दे बंद कर दिए। इस कार के अंदर का स्थान बायलियान की कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और इंटीरियर भी बेहद शानदार है। चांगदी जी बायलियान के बगल में बैठे। कार में सुगंधित हवा का झोंका था। उसने कहा, अब ये बाहर वाले लोग सोच रहे होंगे कि आप और मैं पहले से ही पति पत्नी हैं, इसलिए वे इतने डरे हुए हैं। बायलियान ने कहा, वे सच्चाई नहीं जानते, इसलिए ये ठीक है। चांगदी जी ने बायलियान को घूरते हुए कहा, लेकिन अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? ये सब ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे क्या करना चाहिए? चांगदी जी ने गंभीरता से कहा, मैं कच्चे चावल को पकाकर परिपक्व चावल बनाना चाहता हूँ। हाँ। बायलियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह सही समझी। क्या यहाँ है? चांगदी जी ने कहा, कार पर एक संरचना है, वे इसे सुन नहीं सकते। सच कहूं तो बायलियान डर गई थी। चांगदी जी ने जीत का फायदा उठाया और कहा, मैंने सुना है कि परी बायलियान फूलों को सजाने और चाय बनाने में माहिर है। क्या परी बायलियान मेरी बनाई चाय नहीं चखना चाहेगी? बायलियान। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1038। चांगदी जी बायलियान की गोद में बैठ गईं। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके बारे में वे सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा, इससे आपकी चोटें ठीक हो जाएंगी, परी बायलियान, और बाद में नए विवाद भी हो सकते हैं। अरे, रुको। बायलियान अचानक अंधी हो गई। एक ही समय पर, झू यानफेग यान यू, जिसने ये समाचार प्राप्त किया कि बायलियान ने लिंगजियान के ताओवादी नेता को मार डाला, ने उत्साह से एक आकाश सर्वेक्षण ताबीज निकाला। वह तुरंत अब बायलियान के पास जाने की हिम्मत करना चाहती है। अध्याय 26। एक व्यक्ति के अधीन 10,000 से ऊपर लोग। 5K। झू यानफे की मुख्य सीट के रूप में, हालांकि वह पूरे साल मछली पकड़ती रही है, यान यू की खबर अभी भी अच्छी तरह से सूचित है। आखिरकार, भले ही वह कुछ भी करने की हिम्मत न करे, पालतू बहन के पूर्वज पागल दानव रक्त वृक्ष उसके लिए अधूरे काम को संभालने की पहल करेंगे।
इसलिए जब बायलियान और जू पेन मिले तो यान यू को विस्तृत जानकारी मिली। लेकिन उस समय वह हिली नहीं। वह न केवल हिली डुली बल्कि बहुत दुखी भी थी। वह गजेबो में पालथी मारकर बैठी थी, बिल्कुल अनजानी सी। गुस्से के मारे उसके एक पैर का जूता उतर गया था और मोजा भी झुर्रीदार हो गया था। तब यान यू ने उस वीणा को, जो बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, पत्थर की मेज पर पटक दिया। इस बार पत्थर की मेज और वीणा दोनों ही लूट ली गईं। आप बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं। रक्त वृक्ष के पूर्वज इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। वास्तव में वीणा के लिए थोड़ा दुख होता है, आखिरकार सभी लकड़ी से बने होते हैं। हे है, यान यू ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मैं कंजूस हूं, मैं बचपन से ही ऐसी हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने असहाय होकर मुकुट हिलाया। यान यू की उपस्थिति ने जंगल के बाहर पहरा दे रहे युवा शिष्यों को भयभीत कर दिया। ये केवल धीमी आवाज में ही समझाया जा सकता है, पियानो बजाते समय शांत रहें, उन युवाओं को खराब न करें। फुसफुसाते हुए यान यू ने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। लेकिन ये कहने के बाद उसने वीणा बहुत धीमी गति से बजाई। जिथा की ध्वनि, जो मूलतः तीव्र और उज्ज्वल थी, अब थोड़ी सुखद लग रही थी। ये यान यू है। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने मन ही मन सोचा, ये समझ सकता है किसने यान यू को अब हुआचुन में एक लड़की की तरह बना दिया। सप्ताह के दिनों में बायलियान उन छोटी बहनों से लड़ती है और वह कुछ समय तक इसे सहन कर सकती है। ये समय अच्छा है। बायलियान बाहर की महिला की वजह से किसी से लड़ने के लिए दमांग पर्वत पर गया था। खट्टा खट्टा तला हुआ ठीक है। भले ही उसने नींबू के पेड़ पर सभी नींबू खा लिए हों, फिर भी यान यू के लिए उतना खट्टा होना मुश्किल होगा जितना वह अब है। काफी देर बाद रक्त वृक्ष के पूर्वज ने फिर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ उम्मीद नहीं थी। यान यू ने जो कुछ कर रही थी उसे रोक दिया और कुछ संदेह के साथ रक्त वृक्ष कुलपति को घूरने लगी। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने स्पष्ट रूप से कहा, पहले तो मुझे लगा कि तुम एनलैन के साथ रहोगी, और यह वास्तव में एक अच्छा विकल्प था। एनलैन का स्वभाव थोड़ा ठंडा है और वह मुसीबत से डरती है, लेकिन फिर भी वह एक विश्वसनीय व्यक्ति है, इसलिए। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, यान यू ने अचानक तारों को खरोंच दिया। ओम! जादुई ध्वनि ने मेरे कानों को भर दिया। रक्त वृक्ष के पूर्वज का मोटा और ठोस तना उस बिल्ली की तरह हिल रहा था जिसे कई बार सहलाया गया हो। तो फिर मैं कहानी को यहीं खत्म करता हूं। ब्लड ट्री पैट्रियार्क ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास बायलियान होगा। आखिरकार तुम दोनों की पहचान अलग अलग है। आह! यान यू ने मुंह बनाया। क्या ये सिर्फ चाचा भतीजा का मामला नहीं है? इसमें क्या हंगामा है? अंदर और भी रोमांचक चीजें हैं। उसने रक्त वृक्ष के पूर्वज के साथ अपनी बातचीत समाप्त की और थोड़ी देर बैठने के बाद उसे एक नया संदेश मिला। इस बार खबर ताइक्सुआन दाओमेन से आई। यह अफवाह थी कि बायलियान ने दमांग पर्वत छोड़ने के बाद दुक्सियनमेन के संस्थापक गोंग जुएक्सिन का बदला लेने के लिए अनगिनत लोगों के सामने ताओवादी मास्टर लिंगजियन का सिर काट दिया। खड़खड़ाहट। इस समय यान यू अचानक खड़ी हो गई। उसने वीणा को जमीन पर गिरा दिया और बाय नेन की गोद पर लाल निशान पड़ गए। लेकिन अब उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी हल्की सी लहराती छाती पर दबाया। उसकी नजर रक्त वृक्ष के पूर्वज पर पड़ी। उसकी सांसें अस्तव्यस्त हो गईं, और वह कुछ देर के लिए अपने शब्दों को भी व्यवस्थित नहीं कर सकी। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सुबह की रोशनी गली में चमकती हुई सी है, जो लोगों को उसका इंतजार करने पर मजबूर कर देती है। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने यान यू को बहुत देर तक घूर कर देखा। तो क्या तुम सचमुच जानते हो? यान यू ने सिर हिलाया। जानना? बेशक वह करती है। हालांकि उस समय बायलियान ने उसे आत्ममुग्ध होने के लिए डांटा था, लेकिन उसके पास अतीत और भविष्य को जोड़ने की स्मृति का भी अभाव था। लेकिन वह मूर्ख नहीं है। वह अपने और गोंग जुएक्सिन के बीच के रिश्ते को समझने में कैसे विफल हो सकती है? वैसे भी वह चोटी में भी प्रथम व्यक्ति है। आलस्य आलस्य है, भोजन भोजन है, उसके पास अभी भी कुछ वास्तविक कौशल है। यान यू ने रक्त वृक्ष के पूर्वज को बीच में टोकते हुए कहा, मैं उसे देखने जा रहा हूं, अभी, तुरंत तुरंत। रक्त वृक्ष के मुखिया ने तुरंत सब कुछ संभाल लिया। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। यान यू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो कुलपति, कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कह पाऊंगी। रक्त वृक्ष का पूर्वज कुछ देर तक चुप रहा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। यान यू ने उत्साहपूर्वक स्काई सवे तावीज निकाला। उसने ताबीज को कुचल दिया। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने एक शाखा को आगे बढ़ाया और हल्के से हाथ की तरह हिलाया।
जिस समय वह संरचना में कदम रखने वाली थी, यान यू ने अचानक अपने पैर पीछे खींच लिए। रक्त वृक्ष पूर्वज की चकित आंखों के सामने उसने अपनी बाहें खोली और रक्त वृक्ष पूर्वज को गले लगा लिया। धन्यवाद। इस समय इससे अधिक शक्तिशाली वाक्यांश खोजना कठिन होगा। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने हंसते हुए कहा, आज नए साल की पूर्व संध्या है, इसलिए खुशी से मुस्कुराओ। चंद्र नववर्ष की पूर्व संध्या। यान यू को अचानक एहसास हुआ कि बच्चे का आधा घंटा बीत चुका है। आज इस साल का आखिरी दिन है। करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। इस प्रकार रक्त वृक्ष के पूर्वज को मुक्ति मिलती है। समय ने यान यू के शरीर पर ज्यादा निशान नहीं छोड़े थे, वह अभी भी वैसी ही थी जैसी पहली मुलाकात के समय थी। यही वह चीज है जो वह देखना चाहता है। वह यान यू को डुक्सियानमिन में सबसे खुशहाल लोगों में से एक बनते देखना चाहता है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1039। यान यू ने अंततः गठन में कदम रखा। जब वह आकृति पूरी तरह से गायब होने वाली थी तो उसने डुक्सियन गेट से कई रंगीन रोशनियां उठती देखी। उत्सव का माहौल फैलने लगा है। हेलुओ साम्राज्य की सीमा से तियानाई शहर तक की सड़क इतनी लंबी नहीं है। यदि जानबूझकर नियंत्रण न किया गया होता तो सम्राट का लुआंजिया इस यात्रा को कुछ ही सांसों में पार कर सकता था। लेकिन अधिक लोगों को सम्राट की महिमा की प्रशंसा करने के लिए और आतंकित हेलुओ साम्राज्य को जल्द से जल्द शांत करने के लिए वे अभी भी लगभग 2/4 घंटे तक चले। ये 2/4 घंटे असामान्य 2/4 घंटे हैं। यद्यपि कार के बाहर खड़े लोगों के चेहरे उदास थे, लेकिन वे अंदर शांत नहीं हो पा रहे थे। वे दमांग पर्वत की लड़ाई और ताइक्सुआन दाओमेन में उथल पुथल की खबर पाने वाले पहले व्यक्ति थे, अन्यथा वे इतनी जल्दी उनसे मिलने नहीं आते। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि चीजें इस हद तक विकसित हो जाएंगी। बाय लियान के पूर्ण समर्थन के साथ चांग दी जी की स्थिति उसके शाही भाई से भी अधिक सुरक्षित कही जा सकती है। उनमें से अधिकांश का हृदय भिन्न था। चांग दी जी, जिन्हें अचानक भारी विदेशी सहायता प्राप्त हुई, जब वह तियानी शहर वापस लौटेंगी तो उनसे कैसे निपटेंगी? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को गंभीरता से सोचना होगा। ये सोचकर उन्हें पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वे एक धधकती आग के ऊपर खड़े हैं, झरने की तरह पसीना बहा रहे हैं और किसी भी समय जलकर राख हो सकते हैं। ये 2/4 घंटे उनके लिए 2 घंटे से भी अधिक लंबे थे। दरअसल कार में बैठे 2 लोगों के मन में भी यही विचार था। बाय लियान अब चांग दी जी को शारीरिक सहायता दे रही है। इस तरह की चीज स्वाभाविक रूप से बहुत श्रमसाध्य नहीं है, लेकिन विशेष वातावरण अभी भी लोगों को बहुत अजीब अनुभव देता है। बाय लियान ने पाया कि वह बहुत ऊर्जावान थी, लेकिन वह उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद उसे बहुत पसीना आने लगा और उसके हाथ पैर कमजोर हो गए। शुरुआत में उसकी हतप्रभ दृष्टि से लेकर अब की शांत स्वीकृति तक उसके मन में बस एक ही विचार है, सचमुच अपमानजनक। वह चांग दीजी की शिल्पकला देखकर सचमुच आश्चर्यचकित थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने लंबे समय तक सम्राट रहेंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शायद ये प्रतिभा है। आखिरकार चांग दीजी ने पहले कभी स्वयं बिजली उत्पन्न नहीं की थी, लेकिन बाय लियान द्वारा सिखाए जाने के तुरंत बाद उन्होंने इसे सीख लिया। उन्होंने न केवल इसे सीखा, बल्कि एक उदाहरण से निष्कर्ष भी निकाला और बिना किसी शिक्षक के फूलों की सजावट के कई सिद्धांत सीखे। इकेबाना व्यवस्था एक सुंदर कला है जिसमें अन्वेषण योग्य कई तकनीकें हैं। ऊपर और नीचे देखने के संयोजन में अस्तर सामग्री और मुख्य फूल को बारीकी से जोड़ा जाना चाहिए, और लुक और पेन को एक पूरे रूप में प्रतिध्वनित किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को स्थिरता की भावना मिल सके। ऊपर वाला हल्का है और नीचे वाला भारी है। हमें मुख्य बिंदुओं को समझना चाहिए, ऊर्जा को उचित रूप से आवंटित करना चाहिए, और काम के विषय को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपेक्षाकृत बड़े और मुख्य फूलों को डाला जाना चाहिए, और एक ही चरण में एक ही प्रकार के फूल डालना सबसे अच्छा है। यदि आप उन सभी का ध्यान रखना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से क्रम और परतों को गड़बड़ा देगा, जिससे अंतिम कार्य असमान स्थिति में आ जाएगा। चांग दी जी का मुख वाक्पटुता से भरा हुआ था। सिद्धांत की व्याख्या करते समय चांग दी जी ने तुरंत बाय लियान की सहायता से गहन अभ्यास किया। जैसा कि कहावत है, पहली बार जन्म होता है, दूसरी बार पकता है। चांग दी जी बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। इस गंभीर अध्ययन के तहत उसने जल्दी ही श्रम, पसीने का स्वाद और आत्म साक्षात्कार की खुशी का स्वाद चखा। उसके चेहरे पर उत्साह की लाली दिखाई दी। उसने उत्साह से बाय लियान को गले लगा लिया और खुशी से चिल्लाई,
उसने ये किया। उसने अंततः बाय लियान के साथ अपना पहला काम पूरा कर लिया। क्या इससे अधिक उत्तम कुछ भी है? ये वास्तव में चांग दीजी की उम्मीद से परे था। उसने न तो यह आशा की थी कि चीजें इतनी अच्छी तरह से होंगी, न ही उसने ये सोचा था कि यह इतना रोमांचक और संतुष्टिदायक कार्यक्रम होगा। काम खत्म करने के बाद, जैसा कि उसने पहले कहा था, उसने बाय लियान को अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। काम के बाद एक कप स्वादिष्ट गर्म चाय पिए। ठीक है, परी जीवन हाँ से संबंधित है। इसके बारे में क्या ख्याल है? चांग दीजी ने बाय लियान की ओर आशा भरी नजरों से देखा। बाय लियान ने कहा, वास्तव में मुझे हर्बल चाय पसंद है। चांग दीजी की आंखों के कोने चमक रहे थे और उसका नाजुक चेहरा आराम से भरा हुआ था और कोई थकान नहीं देखी जा सकती थी। तो अगली बार मैं तुम्हें वो हर्बल चाय चखाऊंगा जो मैंने खुद बनाई है। ठीक है, बाय लियान ने हल्के से जवाब दिया। उनका रिश्ता इतना घनिष्ठ था कि उसे अब छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। चांग दीजी के चेहरे पर तुरंत एक सच्ची मुस्कान आ गई। वह उत्साह से खड़ी हो गई और उसे बाय लियान के सामने अपने जेड जैसे निर्दोष शरीर को उभारों के साथ दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। 2 बार आगे पीछे घूमने के बाद वह फिर से बैठ गई। उसकी आवाज में अफसोस था। यह अफसोस की बात है कि मैं लगभग तियानई शहर में पहुंच चुकी हूं और मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं चाहती हूं कि आप मुझे सिखाएं। यह एक महिला अकादमिक बदमाश लगती है जिसे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे एक विद्रोही लड़की के साथ नहीं जुड़ेगा। बाय लियान ने पारदर्शी सफेद चड्डी अपने शरीर पर डालते हुए सिर हिलाया। उपदेश और शिक्षा देना। वह अब इस तरह की चीजों से काफी परिचित है, इसलिए एक लंबे सम्राट जी को सिखाना स्वाभाविक रूप से आसान है। मैं तुम्हें अगली बार सिखाऊंगा। अच्छा है, चांग दीजी ने तुरंत जवाब दिया। वह कार में लटके सम्राट के नए कपड़े पहनने की जल्दी में नहीं थी, बल्कि उसने अपने हाथ जमीन पर रखे, अपनी पीठ बाय लियान की ओर की और महंगे कालीन पर लगे पानी के दागों को एक एक करके सावधानीपूर्वक साफ किया। ज्यादातर पानी के दाग उस फूलदान से गिरे थे जो फूल सजाते समय गलती से गिर गया था। बहुत ठंड थी, लेकिन कुछ गर्म पानी की बूंदें भी थीं। फिर चांग दी जी ने फूलदान को फिर से ऊपर उठाया। वह कुछ करने ही वाली थी कि बाय लियान थोड़ा ऊपर उठी और गिरे हुए फूलों को वापस व्यवस्थित कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चांग दी जी ने आह भरी। मोमबत्ती धारक भी नीचे गिर गए, लेकिन सौभाग्य से ये कंबल अग्निरोधी है। बाय लियान ने दुखी होकर कहा, शुरुआत में आपको इतनी तीखी प्रतिक्रिया करने के लिए किसने कहा था? चांग दीजी अजीब तरह से मुस्कुराया। यह उसकी गलती नहीं है। आखिरकार वह पहली बार सीख रही है। वह बाय लियान के सामने बैठ गई, अपने गालों को अपने हाथों से सहारा दिया, मेज पर रखे फूलदान को देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह बाय लियान को देख रही हो जो अभी भी मोजे से खेल रही थी। लौ टिमटिमा उठी और उसकी परछाई बाय लियान की परछाई में विलीन हो गई। अचानक चांग दी जी ने कहा, यह वास्तव में सुंदर है। बाय लियान ने उसकी ओर देखा, कोई अन्य विशेषण नहीं है। जाहिर है, मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं। चांग दी जी मासूमियत से मुस्कुराए, मैं तुम्हें कुछ कविताएं दूंगा। बाय लियान ने अपनी छाती को थोड़ा सा फुला लिया और अपनी चड्डी का किनारा खींच लिया। तड़क गया। ये कमर पर मोजों के टकराने की आवाज थी। मैं सुन रहा हूँ। चांग दी जी ने हल्के से सिर हिलाया। कप पकड़ो और चेरी को हल्के से हिलाओ, खांसते हुए और हल्के से थूकते हुए चमेली की खुशबू के साथ। मैंने एक बार बाय परिवार के फैन सू का मुंह देखा था, लौकी और गेंडे डूरियन की खुशबू से सजे हुए थे। मोमबत्ती अधिकाधिक टिमटिमाने लगी। बाय लियान ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या? बर्फ को पकड़कर चोटी बनाना, धूप को उजागर करके ओस बनाना, बिल्कुल जुड़वा मोतियों की तरह। शुरुआत में इसके बारे में सोचना। चांग दी जी धार्मिक विचारों से खुश थे। इस समय कार के बाहर से लहरों की तरह एक जोरदार चिल्लाहट आए। महाराज, आपका स्वागत है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1040। उद्धरण चिन्ह। लड़की की आवाज अचानक बंद हो गई। उसका मुंह आधा खुला हुआ था, उसके होंठ गुलाबी चेरी के फूलों जैसे थे। वह थोड़ी नाराज और थोड़ी पछता रही थी। बाय लियान को काफी देर तक घूरने के बाद उन्होंने कहा, मैं इसे अगली बार तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। बाय लियान हंसी, मुझे लगा था कि तुम जानबूझकर इस समय बाहर नहीं जाओगे। ये कैसे संभव है? चांग दी जी ने अपना सिर हिलाया। बाय लियान ने कहा, क्या आपने अभी आक्रामक रूप से नहीं कहा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे जिसके बारे में वे सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे? चांग दी जी ने तुरंत उसे बीच में टोका, यह अलग है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा।
वह जल्दी में थी और नए शानदार कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन जल्दी में होने के कारण वह एक गिरे हुए तांबे के खंभे से लगभग टकरा ही गई। अंत में ये नर्म चिकना की एक गेंद में फिसल गया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि बाय लियान उसकी ओर आ रहा है। मुझे आपके कपड़े बदलने दीजिए। और आप? खैर, मुझे बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगा, मुझे कहना ही होगा। बाय लियान ने चांग दी जी के कान में कहा, तुम्हारी चाय में चमत्कारी असर है और मेरी ज्यादातर चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांग दी जी का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने पाया कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। तो फिर जल्दी से मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। वह बैठ गई। कुछ देर तक सरसराहट की आवाजें आती रहीं और चांग दी जी, जो पहले से ही मुख्य काले रंग की सम्राट की पोशाक में बदल चुके थे, शांत भाव से विशाल लुआंजिया से बाहर चले गए। महल के बाहर के पहाड़ चिरंजीवी रहे। तियानी शहर में रोशनी बहुत तेज है और सड़कें लोगों से भरी हैं, जिससे आज के चांदनी जी में एक व्यक्ति के नीचे 10,000 से अधिक लोग जैसी आभा है। काले मुकुट पर लगे रंग बिरंगे जेड मोतियों का पर्दा हवा के साथ नाच रहा था, जिससे उसका चेहरा काला और अस्पष्ट लग रहा था। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और कार से कहा, मेरा नाम जूली है, ल्यूली का नाम ली है और छोटे अक्षर वानर है। ये सब कुछ बसंत ऋतु की बयार की तरह है। जब बाय लियान को होश आया तो चांगदी जी पहले ही आगे बढ़ चुके थे और स्थिर स्वर में चिल्लाए, हर कोई फ्लैट है। शहर फिर से दहाड़ उठा। प्रकाश चमकता है, सामने से असली चांगदी जी कौन है और पीछे से वह कौन है? या वास्तव में, चाहे वह किसी भी पक्ष में हो, वह अपनी ही है। बाय लियान ने धीरे से फ्रेम को सहलाया। ये कार अच्छी गुणवत्ता की है। कम से कम उसकी जर्जर बादल पीछा करने वाली नाव से तो बेहतर है। 30 दिसंबर की सुबह प्रोविडेंस सिटी में जश्न अभी भी जारी है। बाय लियान को अस्थायी रूप से गहरे महल में रहने की व्यवस्था की गई थी, जो वास्तव में अनुचित था, लेकिन इस समय किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। चांग दी जी, जो अदालत की बैठक से लौटे थे, सब कुछ पीछे छोड़कर बाय लियान के निवास की ओर दौड़े। यदि उस कार को स्वच्छ माना जा सकता है, तो स्वर्गीय इच्छा से आच्छादित महल और भी अधिक अविचलित है। मेज पर चांगदी जी ने मुकुट उतारते हुए कहा, मुझे लगा था कि इसमें उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना शांतिपूर्ण होगा। ये सब आपकी बदौलत है। बाय लियान, जो अभी अभी अपनी चोटों से उभरे थे, बोले, आप थोड़े अनिच्छुक लग रहे हैं। चांग दी जी ने कहा, स्वाभाविक रूप से, आखिरकार वे मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं। बाय लियान ने उसे एक सफेद नजर से देखा, क्या तुम पहले से ही आत्मविश्वास से भरी नहीं थी? आत्मविश्वास आत्मविश्वास ही होना चाहिए। चांगदी जी ने अपनी कसी हुई बेल्ट फिर से खोली, मेरी प्रतिभा बुरी नहीं है और मेरे पास स्वर्गीय गुप्त व्यूह और सभी प्राणियों का द्वार है। कोई कारण नहीं है कि मैं भविष्य में उन्हें अपने हाथों से दबा न सकूं, इसलिए मैं अभी उनके लिए ऐसा नहीं करूंगा, मुझे इंतजार करना होगा। बाय लियान मुस्कुराए और बोली, तो मैं चाहती हूं कि आप जल्द से जल्द असली शीर्ष 10,000 लोगों में शामिल हो जाएं। चांगदी जी ने अपने जूते उतार दिए और गालों को सहारा देते हुए कहा, मैंने सोचा कि सर्वभूत द्वार का सदुपयोग कैसे किया जाए। इससे पहले हिलुओ साम्राज्य के सम्राट बहुत संकीर्ण सोच वाले थे। का उपयोग कैसे करें? लेकिन चांग दी जी ने अचानक अपने होंठ दबा लिए, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को अचानक एक पूर्वाभास हुआ। चांग दी जी मेज पर बैठ गई और अपने वस्त्र को हल्के से हिलाया। मैं अब बहुत दुखी हूं, जाहिर है मैं सम्राट हूं, मैं अब भी एक व्यक्ति के अधीन क्यों हूं? मुझे परवाह नहीं, कम से कम आज तो मैं वास्तविकता को पलटना चाहती हूं। उद्धरण चिन्ह। आह, महिला। तभी बाय लियान ने देखा कि चांग दीजी ने केवल एक कोट पहना हुआ था। लेकिन इस समय सिस्टम कार्य अचानक सामने आ गया। कार्य 1, आइए जूली के अनुरोध पर सहमत हो, पूरा होने पर इनाम, भाग्य बांटने वाली गोली। कार्य 2, सीधे मना कर दें, जूली से कहें कि वह इच्छाधारी सोच न रखे, पूरा होने पर इनाम, मध्यम श्रेणी का आत्मा हथियार फ्लाइंग फायर मेटियोर स्टिक। कार्य 3, व्यंजनात्मक ढंग से व्यक्त करें कि यह अभी असुविधाजनक है, पूरा होने पर पुरस्कार, एकाग्रता जोड़ 3। फेन हाव हुआ गोली अवतार के लिए एक दुर्लभ अमृत बना रही है, गुणवत्ता बहुत अधिक है। मुझे ये क्यों चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां तक मध्यम श्रेणी के आत्मा हथियार का सवाल है, ये बेकार है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बाय लियान की नजर तीसरे कार्य पर पड़ी। जब वह ताओवादी लिंगजियन के साथ लड़ रही थी,
तब सिस्टम दिखाई नहीं दिया, इसलिए इस समय कोई बड़ी समस्या सामने आ रही होगी। चलो 3 चुने। यदि आप चांग दी जी के साथ ज्ञान पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा असुविधाजनक है, बाय लियान ने कहा। उसने एक उचित कारण बनाने की योजना बनाई, लेकिन इसी समय चांग दीजी अचानक मेज से कूद पड़े। कोई व्यक्ति। तुरंत उसने बाय लियान की ओर देखा और मुस्कुराई। यह अब वास्तव में असुविधाजनक है। वह अपने जूते पहनने के लिए नीचे झुकी, अपनी बेल्ट बांधी और गरिमापूर्ण व्यवहार के साथ पुनः अपना मुकुट पहन लिया। तुम्हारे चाचा यान यहाँ है। अंकल यान। बाय लियान ने तुरंत अपनी चेतना खो दी और निश्चित रूप से यान यू इस समय महल के चारों ओर घूम रहा था। वह बहुत गहराई में छिप गई और महल के लोग घबरा गए, इसलिए वह कुछ समय तक नहीं मिली। मैं उसे अंदर बुलाऊंगा, चांग दीजी ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने बाय लियान के जवाब का इंतजार नहीं किया, उसने वास्तव में यानयू को सीधे लाया। दोनों के चेहरे हक्के बक्के हैं। चांग दी जी ने कहा, यहाँ बहुत शांति है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी और यान यू ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। चलो यहाँ पुराने दिनों की बातें करते हैं, मेरे पास अभी भी महत्वपूर्ण मामले हैं, और मैं कल सुबह सम्राट बाय लियान को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देने आऊंगा। उसने फिर से कल सुबह पर जोर दिया। अच्छा, यान यू ने खाली स्वर में सिर हिलाया। ये वास्तव में अच्छा है, इसलिए अब यहाँ केवल वह और बाय लियान ही है। चांग दी जी मुस्कुराए और चले गए। बाय लियान के होंठ थोड़े फड़क गए। नहीं, ये सही नहीं है। उसने हमेशा महसूस किया कि चांग दी जी सहज नहीं थे। मत जाओ, बाय दया। इस समय यान यू ने चुपचाप बाय लियान को देखा। अध्याय 27। हाँ, मैं सही समय पर आया हूँ। 5K। इस अध्याय का अंत। TOC।